हाय एवरीवन, मॉडल सेट कर रहे थे हम लोग, उसमें सेट 1 कंप्लीट हो चुका था। आज जो है मॉडल सेट 2 केमिस्ट्री में जो हम लोग कर रहे थे उसको स्टार्ट करेंगे। तो मॉडल सेट 2 का जो पहला प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, वह लेविस स्ट्रक्चर ही बनाना है। नंबर 1 में H2O मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर कई बार हम लोग देख चुके हैं पहले। H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर 8, तो 2 और 6 वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है, अगल बगल दोनों को रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन का देंगे, तो हाइड्रोजन का तो वैसे भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ऐसा। ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इस हाइड्रोजन की तरफ आएगा, एक इधर, बाकी 4 बचे तो 2-2 करके। अब हाइड्रोजन का घेरोगे तो इसका डुप्लेट होता है ऐसा, डुएट, 2-2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का हो जाएगा 8, तो इस तरह से स्ट्रक्चर इसका दिस वन ऐसे दिखला दो। ये हो गया H2O का लेविस स्ट्रक्चर। सेकेंड क्वेश्चन में जो है आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करना है। आइसोलेटेड सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। देखो, अब उसमें से पढ़ोगे सिस्टम है क्या, तो वह कुछ भी जो अंडर कंसिडरेशन हो, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हो, वह सिस्टम कहलाएगा। जैसे मान के चलो कि इस मार्कर के बारे में हम एक्सप्लेन करें कि क्या चीज़ से बना है, इसमें इंक जो उसमें केमिकल कंपोजिशन क्या है, कलर ब्लैक क्यों है, ऐसा। तो यदि इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कंसिडरेशन में इस मार्कर पेन को रखे हैं, तो दिस इज सिस्टम। और इसके अलावे जो भी बचेंगे ऑल आर सराउंडिंग्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो कंसिडरेशन में होता है उसको सिस्टम बोला जाता है, और उसके अलावे जो बचते हैं वे सारे सराउंडिंग्स कहलाते हैं। तो वही सिस्टम 3 प्रकार का आप पढ़े होंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और एक आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम वैसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों का लेन देन कर सकता है। जैसे मान लो कि आप एक खुले बर्तन में जो है हॉट टी रखो, खुले बर्तन में क्या रख दो, हॉट टी। तो जब ऐसे गर्म चाय रखोगे खुले बर्तन में, तो देखोगे कि थोड़ा देर के बाद ये चाय ठंडा हो जाएगा, मतलब इस सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज किया, एनर्जी एक्सचेंज किया। और फिर देखोगे कि कुछ इसका कम भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा जो है मॉलिक्यूल वेपर बन करके उड़ भी तो जाएगा। तो यह जो सिस्टम है उस सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों का लेन देन किया, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होगा, तो क्लोज सिस्टम वह सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ केवल एनर्जी एक्सचेंज करेगा, मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा। मतलब यही गर्म चाय को हम लोग बंद बर्तन में रखें, तो जब इसको बंद बर्तन में रखोगे तो देखोगे कि थोड़ा देर के बाद ये ठंडा हो जाएगा, मतलब एनर्जी एक्सचेंज कर दिया, एनर्जी इसका लॉस हो गया, लेकिन इसका क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कोई मॉलिक्यूल निकल नहीं पाएगा चूँकि बंद है ना, ऐसा। तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। और ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, या वह सिस्टम हो गया जो ना तो नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर, या उस प्रकार का सिस्टम हुआ जो सराउंडिंग के साथ ना तो एनर्जी एक्सचेंज करेगा और ना ही मैटर। माने इसी गर्म चाय को यदि हम लोग बंद थर्मो फ्लास्क में रखें, हम लोग जानते हैं कि जो थर्मो फ्लास्क होता है इसका इंसुलेटेड वॉल होता है, और इंसुलेटेड वॉल उसको बोलते हैं जो हीट को क्रॉस नहीं होने दे, ना बाहर का हीट अंदर आने दे, ना अंदर का हीट बाहर जाने दे। तो आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट which neither exchange energy nor matter with the surrounding। और एग्जाम्पल में यही बोल देंगे, हॉट टी या हॉट वाटर इन क्लोज थर्मोफ्लास्क। समझ गए? तो ये 3 टाइप के सिस्टम। तो मॉडल सेट में तो आइसोलेटेड दिया है, एग्जाम में हो सकता है ओपन या क्लोज्ड पूछ दे, लेकिन आएगा इसी से रिलेटेड कुछ, तो उसको आप कर लोगे। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको हम लोग फर्स्ट सेट का जब बना रहे थे सॉल्यूशन उसी समय देखे थे कि पी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था वह NS2 Np1 से लेकर के 6 तक, जहाँ N क्या था, तो N था वैलेंस सेल, ऐसा।
मतलब कोई भी p ब्लॉक एलिमेंट लोगे उसका वैलेंस शेल का s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और p में चेंज करेंगे, कभी 1, कभी 2, कभी 3, 4, 5, 6 तक। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 4th नंबर में जो है पूछा है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, कि कैटलिस्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम स्टेट पे। याद करो इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में हम लोग क्या बताए थे कि ए यदि बी में बदल रहा है तो ए का बी में बदलना कहलाएगा फॉरवर्ड प्रोसेस, बी का वापस ए में आना कहलाएगा बैकवर्ड प्रोसेस। तो जब यह फॉरवर्ड प्रोसेस का रेट RF मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस का, तो यही कहलाता है इक्विलिब्रियम स्टेज। तो बोल रहा है कि यदि इस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट मिला दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले कैटलिस्ट है क्या, तो कैटलिस्ट वह सब्सटेंस होता है जो इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। पढ़ोगे डिटेल में इसके बारे में, 12th में पढ़ना है कि एक कैटलिस्ट वह सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को बेसिकली चेंज करता है, अल्टर करता है। तो चेंज करने में रेट को वह बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, लेकिन कैटलिस्ट वर्ड जनरली यूज किया जाता है तब जब रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे। घटाएगा तो उसको हम लोग पॉइजन बोलते हैं या उसको हम लोग इनहिबिटर बोलते हैं, लेकिन कैटलिस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि वह रिएक्शन के रेट को जनरली क्या करेगा, इन्हांस करेगा, बढ़ाएगा। तो अब जो यह कैटलिस्ट है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि यह रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, तो बोल रहा है कि यह इस इक्विलिब्रियम पे क्या प्रभाव डालेगा। तो देखो एक कैटलिस्ट के बारे में जो हम बोले ना अभी कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, तो यह रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है और दोनों प्रकार के रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को भी बढ़ाता है और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को भी बढ़ाता है विथ इक्वल ईज। मतलब जितना रेट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बढ़ाएगा उतना ही बैकवर्ड के लिए बढ़ाएगा, इक्वली इंक्रीज करेगा दोनों के रेट को। तो जब दोनों के रेट को बराबर बढ़ा रहा है, मतलब मान लो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अभी 5 मोल पर लीटर है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 5 मोल पर लीटर EV, दोनों बराबर होगा तब इक्विलिब्रियम में आएगा। ऐसे अब तुम कैटलिस्ट लाए तो ये 5 को बढ़ा करके क्या कर देगा, 7 मोल पर लीटर कर देगा। इसको भी बढ़ाएगा और वही रेट से बढ़ाएगा जितना इसको, मतलब इसको भी कर देगा 7 मोल पर लीटर। तो कहाँ फ़र्क पड़ा, यहाँ भी 5-5 बराबर था, यहाँ भी 7-7 बराबर ही हुआ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इक्विलिब्रियम वही रहेगा जो पहले से था। समझ गए बात को। तो एक कैटलिस्ट का किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम स्टेट पे ओवरऑल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक रेट जितना फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब एक कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। तो दोनों के रेट को वह इक्वली बढ़ाता है, इसलिए इक्विलिब्रियम पे कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। तो यह था क्वेश्चन नंबर इसमें 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन करने बोला है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा, इस एजेंट का मतलब समझते हो, एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे के लिए करे। जैसे हम लोग LIC एजेंट बोलते हैं, तो LIC एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को LIC में जोड़ेगा, खुद तो है ही, अब दूसरे को जोड़ेगा। उसी प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि वह सब्सटेंस हुआ विच ऑक्सीडाइजेज अदर सब्सटेंस या अदर केमिकल स्पीसीज, वह सब्सटेंस जो किसी दूसरे केमिकल स्पीसीज को ऑक्सीडाइज कर दे। तो जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब खुद रिड्यूस हो जाएगा, एंड रिड्यूस्ड इटसेल्फ, कि दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा लेकिन खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
So oxidizing agent is a substance which oxidizes other chemical species and reduced itself या itself get reduced। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हम लोग सपोज लिखते हैं Na प्लस हाफ Cl2, तो ये बन गया यहाँ से NaCl, ऐसा हम लोग लिखते हैं। ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा समझ रहे हो कि सोडियम सबसे पहले यहाँ अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और यही इलेक्ट्रॉन को या जो क्लोरीन है वो गेन कर लिया होगा, ऐसा। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन, और ये क्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है, इसके चलते सोडियम को ऑक्सीडाइज होना पड़ रहा है। मतलब सोडियम या इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तब जाकर के क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो क्लोरीन खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब इसका खुद रिडक्शन, और इसके चलते दूसरे का ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसे बोलेंगे कि यह क्लोरीन सोडियम को ऑक्सीडाइज होने के लिए मजबूर कर रहा है। तो यह क्लोरीन सोडियम को ऑक्सीडाइज किया, तो क्लोरीन यहाँ कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सोडियम क्या किया कि इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन गेन कर लिया तो ये रिड्यूस हो गया। मतलब सोडियम यहाँ क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया, तो सोडियम कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो दो चीज़ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ जो अभी पूछा है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा, हो सकता है एग्जाम में रिड्यूसिंग एजेंट पूछ दे। तो एक ही चीज़ है, दोनों अलग नहीं है, थोड़ा सा अपोजिट हो गया केवल कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होगा। और वही एक एग्जांपल दिए कि सोडियम और क्लोरीन को मिला करके यदि सोडियम क्लोराइड हम बना रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेगा। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब खुद इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसी के चलते क्लोरीन का रिडक्शन हो जा रहा है। तो यह सोडियम क्लोरीन को रिड्यूस करके अपने ऑक्सीडाइज हो गया, तो यह रिड्यूसिंग एजेंट। माने दूसरे को क्या कर रहा है वो देखना है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो। तो यह था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 IUPAC नॉमेनक्लेचर है, आसान सा। अल्केन का ब्रांच चेन अल्केन एक दिया हुआ है, उसका IUPAC नाम लिखना है। सिक्स में CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH3, ऐसा इस तरह का एक कंपाउंड है, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो बिल्कुल आसान सा है एकदम। ब्रांच चेन अल्केन, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, लेकिन ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 तो ज़्यादा कार्बन आएगा। तो दिस वन इज़ लॉन्गेस्ट चेन, तो ये हो जाएगा ब्रांच। अब नंबरिंग यहाँ से करोगे तो 1 2 3 थर्ड पे ब्रांच आएगा, यहाँ से 1 2 सेकंड पे ही आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो नाम हो जाना है 2,4 डाईमिथाइल, और 6 कार्बन के लिए हो गया हेक्सेन। ऐसे सिंपल सा अल्केन अल्कीन या अल्काइन का नॉमेनक्लेचर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो उस न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए 298 केल्विन पे pH का मान क्या होगा, ऐसा बोला है। तो देखो, एक तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि pH 0 हो तो यह कहलाता है, pH का वैल्यू 7 हो तो यह कहलाता है न्यूट्रल। pH का वैल्यू 0 से 7 के बीच हो, मतलब 7 से कम, तो ये कहलाता है एसिडिक। और यदि pH का वैल्यू 7 से 14 के बीच हो तो यह कहलाता है बेसिक। ऐसे जानते हैं हम लोग, 7 ही है तो न्यूट्रल, 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, ऐसा। एसिडिक के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें H+ आयन होगा, बेसिक के बारे में क्या जानते हैं, OH- आयन होगा। तो यदि न्यूट्रल है तो इसका मतलब हो गया कि H+ और OH- का बराबर होगा कंसंट्रेशन,
और इक्विलिब्रियम चैप्टर जब आप पढ़ोगे या पढ़े होगे तो उसमें ऑब्जर्व करोगे कि इस टेम्परेचर पे जो H+ और OH- है दोनों का कंसंट्रेशन जब बराबर होता है तो यह होता है इतना 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। अब pH निकालने का फॉर्मूला बताए थे जब पिछला सेट को सॉल्व कर रहे थे, log 1/H+, तो ये जाएगा log 1/H+ का इतना दिया हुआ है तो 1 को हटा ही दो, बचा 10⁻⁻7, तो ये जाएगा log 10⁻7। अब log 10⁻7 को लिख सकते हैं 7 log 10, ये पहले आ जाएगा फॉर्मूला के अनुसार। log 10 का वैल्यू 1 तो 7 × 1 मतलब 7, तो देखो 7 आ गया। तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन वह है जिसमें H+ और OH- दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है, और दोनों का कंसंट्रेशन कितना के बराबर होता है तो इतना के बराबर। अब इसी को जब निकालोगे pH के टर्म में तो आ जाना है कितना 7। तो सेक्शन ए में ये 7 क्वेश्चंस थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अब इसी में सेक्शन बी जो है तो इसी का सेक्शन बी मतलब जो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इसमें से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए सिस्टम एब्जॉर्ब्स 701 जूल ऑफ हीट and 394 joule work is done by it। तो कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम, ऐसा क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स का ही क्वेश्चन है, आसान सा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कोई सिस्टम है जो इतना जूल हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब उतना हीट उसमें सप्लाई कर जा रहा है। तो यहाँ से जो यह हीट होगा Q, इसका वैल्यू दिया हुआ है 701 जूल। विथ साइन कन्वेंशन यदि लोगे तो चूंकि यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है सिस्टम के द्वारा तो यही वैल्यू यहाँ प्लस में होगा। अब जब तुम इतना हीट दे रहे हो सिस्टम को तो बोल रहा है कि वह सिस्टम अब काम करेगा, वर्क करेगा, और जब वर्क करेगा तो उसका एनर्जी लूज होगा, और एनर्जी लूज कितना हो रहा है तो 394 जूल, मतलब इतना जूल के बराबर वह वर्क कर रहा है। तो जो वर्क डन होगा वह हो जाएगा 394 जूल, लेकिन माइनस में, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है ना। यदि सिस्टम उतना काम कर रहा है इसका मतलब हुआ कि सिस्टम का एनर्जी उतना डिक्रीज करेगा। तो सिस्टम को एनर्जी हम दिए थे 701 जूल, काम किया वो 394 जूल के बराबर, तो पूछ रहा है उसका इंटरनल एनर्जी कितना होगा। तो यह जो इंटरनल एनर्जी है डेल्टा ई, या इसी को डेल्टा यू लिखते हैं, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है Q + W। तो Q हो गया 701 जूल प्लस ये हो गया -394 जूल। तो ये प्लस माइनस मतलब कि ओवरऑल हो जाएगा माइनस, तो इसको घटा दो तो यहाँ बचेगा 7, ये 9 में 9 जाएगा तो बचेगा 0, और यहाँ हो जाएगा 6 में 3 गया तो 3, तो 307 जूल प्लस में आएगा। तो इतना वैल्यू जो प्लस में आ रहा है प्लस 307 जूल, इसका मतलब हुआ कि इतना एनर्जी सिस्टम का बढ़ जाएगा। मैंने सिस्टम का पहले से जो एनर्जी था वो था ही, अब उसी में से उसको दिए इतना और वो काम किया उतना ही, मतलब कम काम किया, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रह गया उसका इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। ऐसे समझो ना कि जैसे मान लो तुमको हम 100 रुपया दिए, तुम कुछ खरीदे, कुछ काम किए, और किए कितना के बदले तो 60 रुपया के बदले, तो 100 में 60 तो चला गया, तो 40 जो रहा हो तो तुम्हारे पास सेविंग हो गया। उसी प्रकार से यहाँ है कि सिस्टम को एनर्जी दिए थे उतना, काम किया उससे कम, तो बाकी का एनर्जी सिस्टम का स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करके इसको बनाना है। 8 नंबर क्वेश्चन था।
9 नंबर क्वेश्चन में सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। 2 हाइड्रोकार्बन्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है C2H4, 9 का ये है, और दूसरा दिया हुआ है C2H2, और यही दोनों में नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना है। तो लेविस स्ट्रक्चर के आधार पे सबसे पहले इसको बनाना होगा, या नहीं भी तो एक आइडिया कि कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है, मतलब कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन है, तो इस टाइप के हाइड्रोकार्बन अल्कीन होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, मतलब ऐसा। और जो 4 हाइड्रोजन है 2 इसमें लटक जाएगा, 2 यहाँ लटक जाएगा, ऐसा। उसी प्रकार से उसका बनाओगे तो कार्बन के बराबर हाइड्रोजन है, ऐसा। तो कार्बन के बराबर नहीं, मतलब कार्बन जितना होता है, अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, मतलब कार्बन जितना है हाइड्रोजन उसके 2 गुना में से 2 कम होगा। तो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन होना चाहिए 4, लेकिन इससे 2 कम मतलब 2, तो C2H2 मतलब ये अल्काइन है। तो अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, बस मेन स्ट्रक्चर ही था। इसके बाद तो हम लोग जान ही रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है मतलब कि सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड है मतलब कि पाई बॉन्ड। तो देख लो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए 5, पाई कितने हुए 1। उसी प्रकार से यहाँ जब निकालोगे तो सिग्मा सिग्मा ट्रिपल में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है, तो यहाँ सिग्मा हो गया 3 और पाई हो गया 2। तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल में आएगा तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, उसमें एटम्स के बीच के बॉन्ड को दिखलाना होगा, और तब जा कर के जो जानते हो कि सिंगल में सिग्मा होता है, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है, तो उस आधार पे कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 फिर से इक्विलिब्रियम से है, जिसमें डिफाइन करना है लेविस एसिड और लेविस बेस को। याद करो जब फर्स्ट सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसी समय बताए थे एसिड बेस का कंसेप्ट, और वहाँ जो पूछा गया था वह आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार पूछा था। तो बताए थे कि आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार एक एसिड वह सब्सटेंस होता है जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता हो, जबकि बेस वह सब्सटेंस होता है जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन देता हो। उसी प्रकार से लेविस के अनुसार, लेविस भी नाम है, मतलब ये कैसे एसिड और बेस को डिफाइन किए। तो लेविस बोले कि एसिड वह सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट करता हो, स्वीकारता हो एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कम से कम इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा स्वीकारता हो, मतलब कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता हो। हमेशा पेयर में ही गेन करेगा, 2 पेयर मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो लेविस एसिड वह सब्सटेंस होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो। तो इसी का उल्टा कर दो, लेविस बेस वह सब्सटेंस हो गया जो डोनेट करता हो, डोनेट एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही कहानी है, बस कुछ है नहीं इसमें। कम से कम 1 पेयर, उससे ज़्यादा 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 1 पेयर डोनेट करेगा, और वैसे ही कम से कम 1 पेयर एक्सेप्ट करेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड लेविस बेस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लेविस एसिड। ऐसे हो सकता है। अब चूंकि यहाँ यह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल या कोई भी केमिकल स्पीसीज में 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, और एक होता है नन बॉन्डेड पेयर। या नन बॉन्डेड पेयर तो एकदम इनर्ट इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल का इसका कोई रोल ही नहीं है। बॉन्ड पेयर तो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को डोनेट हो भी नहीं सकता है, तो यह बच रहा है लोन पेयर। मतलब यदि कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो ऑब्वियसली वह इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा होगा, लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर डोनर लेविस बेस और लोन पेयर एक्सेप्टर लेविस एसिड। तो लोन पेयर डोनेट वही ना करेगा जिसके पास लोन पेयर हो। अब जैसे हम लिख रहे हैं H2, तो इसमें कहाँ लोन पेयर है, कैसे लेविस बेस होगा, नहीं होगा। लेकिन वही हम लिखें N2 तो हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और दोनों के पास एक पेयर है।
वैसे ही हम लिखें H2O तो ऑक्सीजन के पास 2 पेयर है, लिखें NH3 नाइट्रोजन के पास 1 पेयर है। वैसे ही हम लिखें ऑक्साइड आयन तो ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन के पास 4 पेयर है। तो जिस मॉलिक्यूल या आयन मतलब जो केमिकल स्पीसीज के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे को दे सकते हैं और वे काम करेंगे लेविस बेस का। अब बचा लेविस एसिड। तो लेविस बेस में तो हम लोग देख लिए कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन अधिक होगी। इलेक्ट्रॉन अधिक होने का मतलब कि वे लोन पेयर के रूप में होंगे। अब बता रहा है लेविस एसिड, तो यह बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कब करेगा और क्यों करेगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो तब। अब यह इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी कई तरीके से हो सकता है। पहला तरीका कि डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो उस स्पीसीज पे, जैसे Ag+, जैसे Na+, जैसे Al++, ये सब बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ऐसे होता है। यही एल्यूमिनियम पे 3+ आ गया तो 3 इलेक्ट्रॉन हटेगा, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, ये सब ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 3s0, ये हो जाएगा 3p0। अब 3s का एक ऑर्बिटल, 3p के 3 ऑर्बिटल्स, आगे 3d होता है, यहाँ के फिर से ऐसे 5 ऑर्बिटल्स। तो ये सारे ऑर्बिटल्स खाली हैं और यही खाली ऑर्बिटल में जो है यह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का मतलब कि यह लेविस एसिड हो जाएगा। तो पहला कि जो पॉजिटिव चार्ज मतलब कि जो पॉजिटिव मेटल आयंस हैं वे लेविस एसिड हो सकते हैं यदि उनके वैलेंस शेल में ऐसा ऑर्बिटल खाली है तो। उसी प्रकार से कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है जिनमें सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जैसे BF3 है। बोरोन का यहाँ स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसके अगल बगल 3 फ्लोरीन हैं, इसके अगल बगल 3 बॉन्ड हुआ, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन हो गए 6। अब बोरोन के अगल बगल यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, हम लोग जानते हैं कि होना तो चाहिए 8, 6 ही है मतलब 2 कम है। तो ये क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करना चाहेगा, 2 गेन कर रहा है मतलब कि पेयर में गेन कर रहा है, तो यह कहलाएगा लेविस एसिड। वही एक स्पीसीज ऐसे ले लें हम लोग, मिथाइल फ्री रेडिकल। यहाँ कार्बन का 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और एक यहाँ, मैंने बॉन्ड में 2 2 होता है ना, तो 3 बॉन्ड में 6 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी कम है, 8 नहीं है, लेकिन 8 करने के लिए इसको एक ही चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये लेविस एसिड नहीं कहलाएगा। लेविस एसिड मतलब जो भी वह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो पेयर में होना चाहिए, 2 या 4 या 6 या 8 ऐसे करके, 1 3 ऐसे करके नहीं गेन करेगा। समझ रहे हो? तो यह मिथाइल फ्री रेडिकल जरूर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है लेकिन यह लेविस एसिड नहीं कहलाएगा क्योंकि यह एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जबकि लेविस एसिड वे होते हैं जो पेयर गेन करते हैं, कम से कम तो भाई 2 करना होगा तब। उसी प्रकार से कुछ स्पीसीज जिसके वैलेंस शेल में ऑर्बिटल खाली होता है जैसे SiF4, यह भी लेविस एसिड हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो सिलिकॉन का यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब कि सिलिकॉन का जो 14 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा वहाँ, ऐसे ट्रांसफ़र हुआ होगा ऐसे, फिर यहाँ इंटरमिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन हुआ, अभी इसी में फ्लोरीन जुड़ गया एक इलेक्ट्रॉन दे करके। तो यहाँ फ्लोरीन अभी एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इस केस में जो है लेविस एसिड नहीं है। अब यहाँ 3p हो गया, 3p के बाद 3d है तो 3d के फिर ऐसे ऑर्बिटल्स तो खाली ही है। तो अब यहाँ कोई F- यदि रहेगा तो ये क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। वैसे एक और F- है तो ये भी क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देगा ऐसा। तो इस सिचुएशन में यह जो है SiF4 मॉलिक्यूल ये क्या कर रहा है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 2 ऑर्बिटल है तो 2 पेयर एक्सेप्ट किया। तो ये जो SiF4 था या 2 F- को एक्सेप्ट करके SiF6 पर 2- बना लिया। तो यह भी एक प्रकार का लेविस एसिड हुआ।
समझ गए बात को। तो ऐसे कई आधार पे जो है क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं लेविस एसिड का, कि डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब मेटल कैटायन हो, वैलेंस शेल में ऑर्बिटल खाली हो, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, या फिर ऐसे कि मॉलिक्यूल हो लेकिन इसके बावजूद इसके पास ऐसे आगे ऑर्बिटल्स खाली हों जिस ऑर्बिटल में यह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर पाता हो, तो ये लेविस एसिड हो गया। तो एग्जाम में दोनों का डेफिनेशन पूछा है मॉडल सेट में, और एग्जाम्पल तो कई बता दिए हम, इसमें से कोई एक आध वो लिखोगे बहुत है। तो 2 कंसेप्ट तो हम लोग देख ही लिए ना, एक आर्हेनियस कंसेप्ट देख लिए मॉडल सेट 1 में, एक लेविस कंसेप्ट देखे यहाँ, एक कंसेप्ट और है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट जो कि मॉडल सेट 3 वाला में है, देखना है। तो उसको जब वहाँ सॉल्व करेंगे तब। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया इस लेक्चर में, बाकी के जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।